नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर निरंतर कक्षाएं संप्रेषित की जाती हैं। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होगा, जो कि अनिवार्य संस्कृत और काव्य शास्त्र के ऊपर आधारित है, जहां पर आपकी आगामी समस्त परीक्षाओं और विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी में यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो हम आप सभी के बीच में पूर्व में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप सभी से निवेदन है, यदि आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको भी महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज की पहले प्रश्न के साथ में। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ था? ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, साधारणीकरण। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ था? आप सब लोगों को अपना उत्तर देना है। तो साथियों, आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है, इस प्रश्न के जवाब में जो है विकल्प एक ध्वनि संप्रदाय, तो राइट आंसर आप लोगों का माना जाएगा। यानी वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में होता है। और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य कुंतक जी। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर नामवर सिंह, अरस्तु, डॉक्टर नगेंद्र। यानी कौन है जो अनुकरण को काव्य की आत्मा कहता है? तो वो हैं अरस्तु जी, जो अनुकरण को काव्य की आत्मा मानते हैं। अरस्तु का समय 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इनके गुरु का नाम प्लेटो है। ये अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तेखनेस रितोरिकेस, यानी कि भाषा शास्त्र। फिर पेरीपोएतिकेस, ये काव्य शास्त्र पर आधारित है। और तीसरी रचना है वसीयत नामा, जिसको दास प्रथा की मुक्ति का घोषणा पत्र कहा जाता है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लेटो ने कवि को क्या माना है? अनुकर्ता, कर्ता, अभिकर्ता, निर्माता। तो प्लेटो ने कवि को क्या माना है? विकल्प ए आपका उत्तर होगा, अनुकर्ता। और प्लेटो का समय है 427 ईस्वी पूर्व से 343 ईस्वी पूर्व। इन्होंने क्या है? प्रत्यय जगत को यथार्थ माना है। और प्लेटो ने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार करने की बात कही है। फिर उसके बाद में हम लोग जो है प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाओं को जानेंगे। कौन कौन सी हैं? इयोन, लॉज, रिपब्लिक, सिम्पोसियोन, पोलितेइया आदि। प्लेटो का कथन है महत्वपूर्ण, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गुलामी मृत्यु से भयावह है। ये कथन किसका है? तो प्लेटो का है। फिर हम लोग विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है?
अफलातून, आई.ए. रिचर्ड्स, लॉन्जाइनस, अरस्तु। कौन है जिन्होंने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, अरस्तु जी ने। यूनानी में विरेचन के लिए कैथार्सिस शब्द का प्रयोग किया गया है और अरस्तु कहते हैं कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। क्या है? काव्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। ये कथन जो है अरस्तु जी का है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, विरेचन क्या है? आपके विकल्प हैं अश्रु प्रवाहित होना, मनोविकारों का शुद्धिकरण, आत्मशुद्धि, असीम आनंद। तो क्या है विरेचन? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, मनोविकारों का शुद्धिकरण। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में मुख्यतः दुखांतक यानी कि त्रासदी काव्यिक रूप का विवेचन किया है। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण, कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो। कार्य व्यापार के रूप में, आख्यान के रूप में नहीं। करुणा, भय का उद्बुद्ध इन भावों का उचित विरेचन करें। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? अभिनवगुप्त, कुंतक, क्रोचे, लॉन्जाइनस। कौन है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, क्रोचे। इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ को इतालवी भाषा में लिखा है और ये ग्रंथ दो भागों में है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का वैज्ञानिक विवेचन है और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास इन्होंने दिया है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? आत्मवादी, अनात्मवादी, प्राणवादी, यथार्थवादी। तो क्रोचे कैसे हैं दार्शनिक? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, आत्मवादी दार्शनिक हैं और इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। इनकी प्रमुख मान्यताएं हैं, कौन कौन सी हैं देखते हैं हम लोग। जैसे कि अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है, अर्थात जो अंतः प्रज्ञा है और अभिव्यंजना में कोई अंतर नहीं है। अभिव्यंजना आत्मिक कला है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप में है, वस्तु में नहीं है। कला अखंड है, सौंदर्य आंतरिक तत्व है। कला अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है। कला वैयक्तिक है, कला कला के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। ये सभी जो है बातें कौन बताया है? क्रोचे जी ने। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? यूरोपीय, भारतीय, ब्रिटिश, रूसी। तो अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का। और अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे जी हैं। इनका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है उसका नाम है एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य शास्त्र। फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? क्या है क्वेश्चन आपका? काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? विकल्प हैं आप सभी लोगों के, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे। तो काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुखता देने वाले कौन है विचारक? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस जो है उदात्त को यानी काव्य को श्रेष्ठ
श्रेष्ठ बनाने वाला और कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व माना है। क्या तत्व माना है? काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला और कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला महत्वपूर्ण तत्व है उदात्त। फिर उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? कॉलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स। किससे संबंधित है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत? आप सभी लोगों को विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो है उत्तर करना है। तो यदि आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी टी.एस. इलियट, तो राइट आंसर माना जाएगा। यानी निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? टी.एस. इलियट से। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। टी.एस. इलियट जी ने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट शीर्षक निबंध के उत्तरार्ध में निर्वैयक्तिकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और इलियट ये 20वीं सदी के अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि और आलोचक थे। इनका जन्म सेंट लुइस अमेरिका में 1888 ईस्वी में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द सेक्रेड वुड, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स इत्यादि। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काव्य शास्त्री आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है? वामन, अभिनवगुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन। वामन, आनंदवर्धन, मम्मट, अभिनवगुप्त। वामन, मम्मट, अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन। वामन, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट। तो जो इनमें से काल क्रमानुसार विद्यार्थियों सही अनुक्रम है, आपका उत्तर होगा विकल्प डी। यानी पहले वामन आएंगे, फिर आनंदवर्धन आएंगे, फिर अभिनवगुप्त आएंगे, उसके बाद में आचार्य मम्मट जी आएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सभी जो है काव्य शास्त्री आचार्य हैं। वामन आपके ये 8वीं शती के हैं और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। आनंदवर्धन ये 9वीं शती के हैं, इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। अभिनवगुप्त ये 10वीं शती के हैं, अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और मम्मट जी का समय 11वीं शती है और इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य बनेगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? विकल्प हैं आपके मनोविश्लेषणवाद, उत्तराधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद। किस विचारधारा से संबंध है नीत्शे का? तो आपका उत्तर होगा विद्यार्थियों विकल्प डी, अस्तित्ववाद से। ये जो है जर्मनी का दार्शनिक है नीत्शे और पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक नीत्शे। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड जी हैं और मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स जी हैं। और नीत्शे ने विद्यार्थियों एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, कहा था कि जो है ईश्वर मर गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है? एस्थेटिक, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स। पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड। लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स। फिर है द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया। तो इनमें कौन सा है आपका सही उत्तर? आप सभी लोगों को बताना है कालक्रम के अनुसार में इनमें कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो विद्यार्थियों यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो सही माना जाएगा। यानी पहले पोएटिक्स आएगा, फिर उसके बाद में बायोग्राफिकल लिटरेरिया, उसके बाद में एस्थेटिक, उसके बाद में द सेक्रेड वुड। फिर हम लोग
आगे बढ़ते हैं। ये जो रचनाएं हैं किसने लिखी हैं और इनका समय क्या है देखते हैं हम। पोएटिक्स, इसके लेखक हैं अरस्तु जी और समय है 350 ईस्वी पूर्व। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये रचना है कॉलरिज जी की और समय है इसका 1817 ईस्वी। एस्थेटिक, ये क्रोचे की प्रसिद्ध रचना है, इसका समय है 1902 ईस्वी। द सेक्रेड वुड, ये जो है टी.एस. एलियट की रचना है और इसका प्रकाशन है 1920 ईस्वी में। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? धर्मपरक, राजनीतिक, कलापरक, अर्थपरक। विकल्प हैं आपके ए और सी, बी और सी और डी, ए और डी। आप लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। तो यदि आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए यानी ए और सी राइट आंसर होगा। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने धर्मपरक की है और कलापरक की है, अर्थात ए और सी आपका राइट आंसर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने धर्मपरक और कलापरक अर्थों में की है। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के इस्तगिरा नामक नगर में हुआ था और अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत, ये दो सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र को दिए हैं। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा कोई न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके? राजशेखर, भामह, दंडी, आनंदवर्धन। तो ये कथन किसका है? आपके आचार्य भामह जी का। भामह जी क्या कहते हैं कि कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए क्या कहा है? ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? आचार्य भामह जी का। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है जिसमें शब्द अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें, जिसमें शब्द की सत्ता गौड़ अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, जहाँ अर्थ की सत्ता गौड़ और शब्द की सत्ता प्रधान हो। क्या होगा आप सभी लोगों का उत्तर? तो विद्यार्थियों आप सभी ने जो है अपना आंसर दिया है। यदि विकल्प सी तो राइट माना जाएगा। आनंदवर्धन ने किस प्रकार के काव्य को ध्वनि कहा है? जहाँ शब्द अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ अभिव्यक्त करें, वही जो है ध्वनि काव्य होगा। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनके यानी उनसे संबद्ध लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। फिर नीचे जो है दिए गए कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। तो सबसे पहले विचारधारा कौन सी है? आपका है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवादी इनमें से लेखक कौन है? एंगेल्स। फिर आपकी दूसरी विचारधारा है अस्तित्ववाद और अस्तित्ववादी लेखक कौन है? कॉफा। फिर है मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवादी आपके विचारक कौन है विद्यार्थियों? वो हैं युंग जी। फिर है उत्तर आधुनिकतावाद। तो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक इनमें से कौन है आपके? तो आप सभी लोगों का उत्तर क्या होगा? रोला बार्थ। यानी मार्क्सवाद के एंगेल्स हैं, अस्तित्ववाद के काफा हैं,
मनोविश्लेषणवाद के युंग हैं और उत्तर आधुनिकतावाद के रोला बार्थ जी हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसमें कूट के रूप में कौन सा आपका आंसर सही है, तो वो है विद्यार्थियों विकल्प ए आपका राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। फिर आगे के विकल्पों को देखते हैं। दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा के द्वारा, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो इसमें विद्यार्थियों जो आपका सही आंसर है वो है आपका विकल्प ए। क्या पूछा गया है इसमें? प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? आपका उत्तर है विकल्प ए, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर जो है कवि काव्य रचना करता है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ये प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। किस प्रकार के हैं? प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक माने गए हैं प्लेटो जी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं इयोन, फ्रेदूस, लाज, रिपब्लिक। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। रुय्यक, कुंतक, आनंदवर्धन दंडी, कुंतक, आनंदवर्धन, रुय्यक, दंडी, आनंदवर्धन, दंडी, रुय्यक, कुंतक, दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक, रुय्यक। तो इन आचार्यों का जो सही कालक्रम है विद्यार्थियों, आप सभी का उत्तर होगा विकल्प डी, यानी दंडी पहले आएंगे, उसके बाद आनंदवर्धन आएंगे, उसके बाद कुंतक आएंगे, फिर जो है रुय्यक जी आएंगे। हम लोग देखते हैं इनका समय कब से कब तक माना गया है। तो सबसे पहले दंडी जी हैं, इनका समय है 7वीं शती का उत्तरार्ध। आनंदवर्धन जी का समय है 9वीं शती का मध्य भाग। कुंतक जी का समय है 10वीं और 11वीं शती, और रुय्यक का समय है 12वीं शती का पूर्वार्ध। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सब ने अनिवार्य संस्कृत भाग और काव्य शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें आशा है ये सत्र आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो मनोबल बढ़ाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और उन सभी लोगों का धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। शुभ रात्रि।